हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा सेशन है ये हमारा प्राचीन इतिहास के बारे में है। ठीक है, प्राचीन इतिहास और इसके बाद हम आधुनिक इतिहास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, देखिए ये प्राचीन इतिहास का हमारा पहला वीडियो है और भाग 2 में हम लगभग 500 प्रश्न, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राचीन इतिहास से 500 प्रश्न वो हम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम जिस टाइप से मतलब थ्योरिकल अगर पढ़ाएंगे ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन, समय ज़्यादा जाएगा और कम समय में ज़्यादा सिलेबस ज़्यादा कवर नहीं हो पाएगा। तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है जो थ्योरिकल टाइप में, इसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो पूछा जाता है कि जो इतिहास है, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है और यह जो इतिहासकार है ये कहाँ का रहने वाला है। तो सबसे पहला जो ये इतिहासकार है इसका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियरस, और ये जर्मन का रहने वाला था। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है और ये जर्मन का रहने वाला था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है तो इसमें वेद दे देगा, वेद के साथ साथ आपको ऋग्वेद दे देगा। ठीक है, ऋग्वेद ऑप्शन में दे देगा, तो बहुत से बच्चे इसको ऋग्वेद क्लिक कर देंगे, जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है और इसके जो रचयिता हैं या इसके जो संकलन करता हैं वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ठीक है, ऑप्शंस में तुम्हें सीधे वेद व्यास मिलेगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ये ऑप्शंस में आपको नहीं मिलेगा। आप इतना समझ लीजिए कि जो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है, इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेद 4 हैं सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चारों को संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि वेद कितने होते हैं या उनके नाम लिखिए। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि जो चारों वेद हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें संहिता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल हैं, 128 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं। और कितनी रचनाएं हैं, तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। अब यहाँ से क्वेश्चन है पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद है इसके रचयिता कौन है या इसके संकलनकर्ता कौन है। तो ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता हैं वो विश्वामित्र जी हैं। ठीक है, वो विश्वामित्र जी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या कहता है। जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र है जिसका ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक है, और इसके जो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि जो गायत्री मंत्र है वो किस मंडल में है, तो वो तीसरे मंडल में है। ये नहीं पूछा जाएगा किस देवता को समर्पित है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सीधे पूछेगा गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल में है, तो वो तीसरे मंडल में है। और सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है, तो वो 9वें मंडल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का जो संबंध है वो गाय से है। ठीक है, क्वेश्चन जो ऋग्वेद है उसमें अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका संबंध आप समझ लीजिए सीधे गाय से है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी यूपीपी वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, बाकी ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को अध्यवर्यु कहा जाता है, अध्यवर्यु कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों
अच्छा, यजुर्वेद में किन किन चीज़ों का समाकलन है? तो जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ यज्ञ के नियमों के बारे में बताया गया है और विधि विधाओं के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन संकलित है या समाहित है? तो यजुर्वेद में समाहित है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद से ये है कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो जो सामवेद का शाब्दिक अर्थ है वो उसका अर्थ है गान। ठीक है, सामवेद के जो पाठक करता है उसे क्या कहा जाता है? उद्धृत, उद्धृत कहा जाता है उसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो सामवेद है, सामवेद में कुल 1810 सूक्त हैं। 1810 सूक्त हैं सामवेद में। अगला क्वेश्चन हमारा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद का जो है कैसे इसका निर्माण हुआ? तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। मतलब है कि जो अथर्ववेद का रचयिता है वो कौन है? अथर्वा ऋषि जी हैं। ठीक है, और इसमें 6000 पद हैं। 6000 पद हैं, 731 मंत्र हैं। आगे देखते हैं। औषधों का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, मतलब जो औषधि होती है इसका जो उल्लेख है सर्वप्रथम वो कहाँ मिला? तो वो अथर्ववेद में मिला। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जाबालोपनिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट, 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर दे देगा जाबालोपनिषद। ठीक है, तो जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, पूछेगा तो 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा मिस्टेक की वजह से मैंने इतना हाई लेवल का वीडियो बना दिया। बाकी हम शॉर्ट वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, 1000 या 1500 क्वेश्चन हम हिस्ट्री से उठा लेंगे। ठीक, उसी में से यूपीपी में फंसेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित जो है वो मनुस्मृति मानी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपी में। ठीक है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी? वो मनुस्मृति है, और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, शुंग काल का मानक ग्रंथ है अनुस्मृति, मनुस्मृति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेदांग, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो वेदांग है, वेदांग की कुल संख्या कितनी? तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। ठीक है, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? तो वो गौतम धर्म सूत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जो पुराण है, तो पुराणों की संख्या कितनी? सभी को पता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। तथा जो पुराणों के रचयिता कौन है? तो जो पुराणों के रचयिता वो लोमहर्षक और उनके पुत्र उगश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, अभी तक पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आया है। लेकिन आपको ये भी पता करना है कि जो पुराण के रचयिता कौन है? तो लोमहर्षक तथा उनके पुत्र एक उगश्रवा हैं, उन्हीं को माना जाता है पुराणों के रचयिता। ठीक है, कुल कितने पुराण हैं? वो 18 पुराण हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पुराणों में जो है सबसे पुराना, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। ठीक, ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जातक में गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक एक ग्रंथ है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, इनके जन्म की कहानी कहाँ पे वर्णित है? तो जातक ग्रंथ में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वो कथावस्तु है। अब इसके अंदर जो है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र
एवं उनके जो कथा कहानियाँ हैं उनको वर्णित किया गया है। ठीक है, कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। ठीक, और इसके जो रचयिता कौन है, वो हीनयान जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये भी देखना। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है ये कहाँ मिलता है, ये कल्पसूत्र से मिलता है। ठीक, आप लोग बताइए कल्पसूत्र रचयिता कौन है। ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है जो राज तरंगिणी है, इसके लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब इतिहास की बुकों के बारे में पूछा जाता है, इतिहास की पुस्तकों के बारे में, ठीक है, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज तरंगिणी के लेखक जो है वो है कल्हड़ हैं, और इसमें कुल कितने सर्ग हैं, वो 8 सर्ग हैं। अभी तक सीधे यही पूछा गया है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़ हैं। लेकिन अब ये भी हमें देखना है कि इसके अंदर जो और इम्पॉर्टेंट सेकंड नंबर का फैक्ट है, तो मुझे ये लगा कि इसमें जो कुल सर्ग हैं वो 8 सर्ग हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछी जा चुकी है। तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ठीक है, पाणिनि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, आप जो लिपि पढ़ते हैं, ठीक है, लिपि पढ़ते हैं, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस बुक में हुआ है, तो वो अष्टाध्यायी में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कात्यायन, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल इसको समझ लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोट्स को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी थी। ठीक है, हेरोडोट्स की पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मेगास्थनीज जो है सेलुकस निकेटर का राजदूत था। देखिए राजदूत और किसके दरबार में आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो मेगास्थनीज था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है, क्वेश्चन अब देखना कैसे पूछेगा, एक मिनट थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जो मेगास्थनीज है, ठीक है, वो किसके राज दरबार में आया था। तो जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है, और ये राजदूत किसका था, तो ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और इसकी जो पुस्तक थी उसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका के लेखक कौन था, मेगास्थनीज था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 4-5 लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। डायमेकस, डायमेकस कौन था, यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है, डायमेकस किसके समय आया था, तो ये बिंदुसार के समय में आया था। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट है टालेमी, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो टालेमी ने लिखी थी। ये देखिए ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भूगोल का क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फायान, फायान कौन था, इसके बारे में सभी को पता है। जो फायान था ये एक चीनी यात्री था। ठीक है, और ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। ठीक है, जो फायान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हुएनसांग। ठीक है, हुएनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ से मैंने 4 पॉइंट पढ़े, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, उसमें से ये भी पॉइंट है। जो हुएनसांग है किसके शासनकाल में भारत आया, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तथा बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। अब क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित है। और यहाँ कौन सा चीनी शासक था जो अध्ययन किया था, तो उसका नाम था हुएनसांग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब ये हुएनसांग आया था बिहार में पढ़ने, ठीक है, तो वहाँ के जो विश्वविद्यालय थे इनके कुलपति का नाम था सीलभद्र। ठीक, आचार्य सीलभद्र वहाँ के कुलपति थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इब्बन बतूता। ठीक, इब्बन बतूता, इसके यात्रा वृत्तांत को रहला कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि रहला जो है वो क्या है, तो इब्बन बतूता का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, ये रहला क्या है, इब्बन बतूता का यात्रा वृत्तांत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय पुरातत्व शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पर हुआ है। ठीक है,
आप सभी जानते हैं कि हम अपने देश को भारतवर्ष के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो जो इसका जिक्र है वो कहाँ हुआ है, तो वो हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ पर मिलती है। तो जो हूण आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भीतरी स्तंभ के लेख से मिलती है। देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हालांकि थोड़ा हाई लेवल के हैं, बट ये अपने आप में 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार कई एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला। तो जो सती प्रथा है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, यहाँ पे ध्यान रखना लिखित साक्ष्य के बारे में बात कर रहा है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरल अभिलेख से प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन किस जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो अभिलेखों का, जैसे कैंसर का अध्ययन किसे कहा जाता है, ठीक है ऐसे है। तो ऐसे अभिलेखों का अध्ययन जो होता है उसे इपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की जो शैली है उसे हम नागर शैली बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत की जो मंदिरों की कला है वो द्रविड़ शैली है। ठीक है, उत्तर मंदिरों की जो कला शैली वो नागर, और दक्षिण में वो द्रविड़ शैली है। ठीक है, तो गाइस लगभग इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं। यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, बहुत से बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, यूपीएसआई की वैकेंसी में लगभग 100% मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से धांधली हुई है। ठीक है, जिसका ये तैयार है, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो रहा है, बाकी बहुत से बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोगों थोड़ा प्लानिंग बनाइए, ठीक है, और इसके खिलाफ थोड़ा आवाज़ उठाइए। ठीक।